तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। जो शो है वो खत्म हो चुका है और काफी सारी चीजें आज हमें शो के अंदर देखने को मिली। तो बात करेंगे पूरे शो के बारे में, रैंडी ऑर्टन के साथ क्या चल रहा है और फटाफट से कमेंट में आपको लिखना है डीके अगर आपने डब्बा काटो को मिस करा। भाई रॉ अंडरग्राउंड कहां थी आज रॉ अंडरग्राउंड हमें देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया यार, डब्बा काटो को देख के दिल थोड़ा खुश हो जाता है, वो आज हुआ नहीं। लेकिन हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में गाइस, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। अभी शो स्टार्ट होता है, चारों के चारों लेजेंड्स आ जाते हैं रिंग के अंदर जिन्होंने हेल्प करी थी ड्रू मैकिंटायर की, यानी कि बिग शो और शॉन माइकल्स, क्रिश्चियन, रिक फ्लेयर भी होते हैं वहां पे जो नहीं थे क्लैश ऑफ चैंपियंस में, लेकिन वो आते हैं यहाँ पे और फिर ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री करते हैं और मिलते हैं लेजेंड से पहले तो, और फिर उनको कांग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने भी अपना रिवेंज ले लिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। और शॉन माइकल्स यहाँ पे मैकिंटायर को कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी इंटरफेरेंस की मदद से। तो मैकिंटायर कहते हैं समर स्लैम में मैं चीज प्रूव कर चुका हूं कि मैं रैंडी ऑर्टन को क्लीन तो अपने आप ही हरा सकता हूं सिंगल्स कंपटीशन में, लेकिन तुम्हें भी अपना रिवेंज मिल गया तो मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली गाइस ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि बहुत बढ़िया चीज हो गई क्योंकि एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन को स्वाद मिल गया और रैंडी ऑर्टन जो डिजर्व करते थे उनको कल हमने क्लैश ऑफ चैंपियंस में डिलीवर करा। तो रैंडी ऑर्टन आते हैं टाइटेंट्रन पे और वो मैकिंटायर को कहते हैं देखो भाई मेरी और तुम्हारी फ्यूड तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक मैं ये बोल दूं कि खत्म नहीं हो रही। और मैकिंटायर कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, तुम एक और बार भीख मांग रहे हो, मुझसे मैच चाहिए तुम्हें एक बार फिर से फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मुझे कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप WWE चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा क्योंकि मैं 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूं और मैं रैंडी ऑर्टन हूं। तो यहाँ पे बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे अपना रिवेंज मिलेगा और मैं एक बार फिर से तुम्हारे अगेंस्ट एक मैच लड़ूंगा। और वो हेल वर्ड को मेंशन करते हैं हमने प्रोमो में, जो कि काइंड ऑफ हमें आइडिया देता है कि एक हेल इन अ सेल मैच हो सकता है एट द नेक्स्ट पेपर व्यू और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रैंडी ऑर्टन अपना सामान लेके निकल जाते हैं अरीना से और मैकिंटायर कहते हैं भाई देखो ऑर्टन तो यहाँ से चले गए लेकिन मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं और जबकि मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं आज अपना टाइटल डिफेंड करना चाहता हूं और मैं ओपन चैलेंज थ्रो करता हूं। कोई भी ऐसा सुपरस्टार जिसने आज तक मेरे अगेंस्ट मैच नहीं लड़ा है फॉर द टाइटल, वो मुझे चैलेंज कर सकता है आज के मेन इवेंट में। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का रीमैच जेलिना वेगा और आस्का के बीच में। कल मैच कुछ खास नहीं हुआ था पेपर व्यू में, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। कल भी जेलिना वेगा हार गई थी, आज भी जेलिना वेगा हार गई और आस्का ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। मैच के बाद अंड्राडे आ जाते हैं बाहर और वो जेलिना वेगा को कहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, जब तुम मेरे साथ थी एटलीस्ट तुम्हें खुशी मिल रही थी और अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है। तो जेलिना वेगा यहाँ से खुंदक में आके चली जाती हैं और अंड्राडे फिर कहते हैं कि मैं भी एक ओपन चैलेंज करने वाला हूं और कोई भी मुझे आके चैलेंज कर सकता है। और कीथ ली आते हैं यहाँ पे उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने और क्या यहाँ पे होना था, अंड्राडे हार गए कुछ ही मिनट्स में और स्पिरिट बॉम्ब लगा के कीथ ली इस मैच को जीत गए। तो भाई अंड्राडे सोच रहे होंगे कि क्यों ही मैंने ओपन चैलेंज करा, ऐसे ड्रू मैकिंटायर को देख देख के मेरा भी खून खौल गया था, लेकिन मैंने गलती कर दी, आगे से कभी ओपन चैलेंज नहीं दूंगा क्योंकि हाँ तो कोई भी आ जाता है। ड्रू मैकिंटायर में बॉबी रूड आ रहे हैं और मेरे मैच में कीथ ली, भाई ये कहाँ का जस्टिस है, ये अंड्राडे को आज लगता है समझ नहीं आया। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे सेथ रॉलिंस कन्फ्रंट करते हैं मर्फी को और वहां पे कहते हैं कि भाई मर्फी तुम ये क्या कपड़ों में घूम रहे हो, आज तुम्हारा मैच तो है नहीं, मैंने तुम्हें कोट सूट गिफ्ट करा था, जाओ तुम वो पहनो। और मर्फी यहाँ पे चले जाते हैं और वो अपना फोन छोड़ जाते हैं। सेथ रॉलिंस उनका फोन उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं। इसके बाद गाइस हमें किंग्स कोर्ट की सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे जेरी लॉलर होस्ट करते हैं पूरी मिस्टीरियो फैमिली को और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं बेसिकली कि आखिर किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने जो अभी तक करा है उस पर मिस्टीरियो फैमिली का इंपैक्ट हुआ है। और रे मिस्टीरियो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस बहुत बुरे इंसान है, उनको अपने आप से मतलब तो है नहीं, इसलिए वो दूसरों की फैमिलीज को भी आके बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जेरी लॉलर बात उठाते हैं लास्ट वीक की जब अलेया जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी रे मिस्टीरियो से और वो बैक स्टेज चली गई थी और उसके बाद मर्फी ने उनको कन्फ्रंट करा था। वो पूछते हैं अलिया से यहाँ पे कि भाई तुम्हारा रिलेशन क्या है यहाँ पे मर्फी के साथ, तो वो कहते हैं कि देखो मर्फी मेरे पास आया था, मैं मर्फी के पास नहीं गई थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे उनके बारे में आज क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस सेथ रॉलिंस आ जाते हैं फिर से स्क्रीन पे और वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्रूफ है और इस बार तुम्हें मेरे शब्द सुनने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक टेक्स्ट मैसेज। तो ऑब्वियसली वो मर्फी का फोन चुरा के लेके आए थे तो यहाँ पे उन्होंने मैसेजेस दिखा दिए और इन मैसेजेस में हमें देखने को मिलता है कि जो अलिया है वो बात कर रही है मर्फी से और मर्फी उनको ऑफर कर रहे हैं
कि तुम मुझसे मिल सकती हो, बात कर सकती हो अगर तुम्हें इस चीज की जरूरत है। और अलिया कहती है हाँ मैं ऑफर लेने को तैयार हूं, और बाय द वे हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे भी विश करती है। और यहाँ पे सीधा दिखता है, सेथ रॉलिंस कहते हैं दिख रहा है कि तुम्हारी बेटी की फीलिंग कैसी है यहाँ पे मर्फी की तरफ। तो ये चीज जो है मिस्टीरियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अलिया यहाँ पे कहती है कि देखो भाई मर्फी वैसा इंसान नहीं है जैसे कि सेथ है, और ये चीज रे मिस्टीरियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और अलिया जो है यहाँ से चली जाती है और बाकी पूरी सेगमेंट भी खत्म हो जाती है इसी तरीके से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। इसके बाद और कुछ होता है इसके रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद गाइस आ जाते हैं रिंग में नटालिया और लाना, और इनको चाहिए एक विमेंस टैग टीम टाइटल्स का मैच, जो कि मुझे नहीं समझ में आता कि इन्होंने करा क्या ऐसा कि इनको मैच चाहिए। तो एडम पियर्स आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मैच तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, और तुम्हारे को मिलेगी अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट डेना ब्रुक और एक ऐसी मेंबर जो अभी ज्वाइन हुई है रॉ पे रिसेंटली, वो है मैंडी रोज। तो मैंडी रोज आती है, उनका मैच होता है यहाँ पे, वो जीतती जरूर है। और मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि मैंडी रोज की उतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं लग रही, या तो उनका पहला अपीयरेंस था शायद इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन स्मैकडाउन पे वो अलग ही एक अच्छी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थी ओटिस के साथ, और सब कुछ मजेदार था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। शायद विंस उनको एज अ सिंगल सुपरस्टार पुश करने वाले, उनको टाइटल्स देने की कोशिश करेंगे। लेकिन नटालिया और लाना की मैं बात करूं तो भाई इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ हारने के लिए यहाँ पे, और पिटाई होती है इनके हर हफ्ते। और मैंडी रोज और डेना ब्रुक जो है यहाँ पे इस मैच को जीत गए। इसके बाद मैच होता है केविन ओवेंस का एलिस्टर ब्लैक के साथ, और एलिस्टर ब्लैक को दे दिया नया थीम सॉन्ग, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं भाई, सबके थीम सॉन्ग चेंज करने का आखिर क्या मतलब है? कीथ ली का थीम सॉन्ग चेंज कर दिया, मतलब क्या क्या क्यों? जो फैंस को चीज इतनी पहले से पसंद है उसको चेंज क्यों करना है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे मैच होता है गाइस, और गलती से एलिस्टर ब्लैक कोनी मार देते हैं अपनी रेफरी को, और रेफरी कहता है भाई खत्म करो, मेरे पेट पे इसने कैसे मारा, मैं बजवाता हूँ यहाँ पे घंटी, और हो गया सब कुछ खत्म। एलिस्टर ब्लैक को रेफरी ने यहाँ पे हरवा दिया, और काइंड ऑफ सही बात भी है कि रेफरी को अगर तुमने मारा तो डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। और यहाँ पे गाइस केविन ओवेंस इस मैच को जीत गए। तो मुझे लगता है फ्यूड आगे बढ़ती चली जाएगी, और हेल इन अ सेल में इनका मैच हो सकता है, नॉट इनसाइड द सेल, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है अगले पेपर व्यू में मैच हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद होता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द 24/7 चैंपियनशिप, जिससे आई डोंट नो किसी को फर्क पड़ता है या फिर नहीं, लेकिन R-Truth यहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत गया अगेंस्ट ड्रू गुलेक एंड अकीरा टोजावा। और इस शो में पहले भी हमें बैक स्टेज देखने को मिला था कि चैंपियनशिप चेंज होती है, पहले अकीरा जीतते हैं, उसके बाद ड्रू गुलेक जीतते हैं, और R-Truth इसको वापस जीत जाते हैं, और फिर इन तीनों के बीच में मैच होता है जहां पे R-Truth एक बार फिर से जीत गया। तो आई थिंक 45 टाइम बन चुके हैं 24/7 चैंपियन, और आखिर इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? आई डोंट नो, कभी कोई तोड़ सकता है, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से जीत रहे हैं आने वाले एक साल में लगता है 100 बार जीत चुके होंगे, और ये अलग ही लेवल की कोई स्ट्रीक बना रहे हैं। R-Truth मजे मजे में जीत तो रहे हैं, लेकिन आगे जाके जरूर भारी पड़ेगा WWE के लिए, क्योंकि ये चीज कभी कोई तोड़ने नहीं वाला। तो इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है मर्फी का मैच अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे इनकी ब्रॉल होती है आपस में, क्योंकि अलिया वाली चीज सुन के डोमिनिक का खून खौल रहा था, और वो यहाँ पे मर्फी को अटैक कर देते हैं। तो इनका मैच यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक ठाक मैच था। अलिया आ जाती है बाहर, और स्टोरी लाइन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैच से, और वो यहाँ पे डोमिनिक को कह रही है भाई प्लीज तुम कुछ मत करो, क्योंकि वो चेयर निकालते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे मर्फी को। लेकिन अलिया कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि ये सेथ जैसा नहीं है, इसके साथ तुम प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। और डोमिनिक कहता है तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद यहाँ पे मर्फी इस चीज का फायदा उठा के रोल अप करते हैं और डोमिनिक को उनके मैच में हरा देते हैं। तो डोमिनिक बहुत अपसेट थे कि यहाँ पे वो मैच हार गए, और गलती किसकी थी? अलिया की। और यहाँ पे इसके बाद वो कैंडो स्टिक निकाल के अटैक तो करते हैं मर्फी को, लेकिन मर्फी वहां से भागते हैं, और अलिया एक बार फिर से बीच में आ जाती है, कहती हैं प्लीज तुम रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद डोमिनिक कहते हैं यहाँ पे कि हमारे फादर ने लास्ट वीक बिल्कुल सही कहा था, तुम नाइव हो, तुम 19 साल की हो, तुम्हें हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। और अलिया यहाँ पे क्या करती है, थप्पड़ लगाती है हमने खुद के भाई को, और वहां से चली जाती है। तो ये एक्सपेक्टेड तो मुझे तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने 2 हफ्ते पहले जब एक्चुअली में हमें वो स्टील केज मैच में चीज देखने को मिली थी जहां पे अलिया ने मर्फी को थोड़ा सा कंफर्ट करा था, मैंने आपको बोला था कि अलिया यहाँ पे हील टर्न करने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। तब कह रहे थे लोग भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज वो चीज हमें थोड़ी सी देखने को मिली है। एंड आई थिंक अ फुल ब्लोन हील टर्न फ्रॉम अलिया इज कमिंग, और ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्टोरी लाइन चल रही है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। पहले लग रहा था कि बहुत लंबी खिंच रही है, लेकिन जब से मिस्टीरियो फैमिली को लेकर आए हैं काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस, और काफी मजा आया आज इस सेगमेंट में।
इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, द हर्ट बिजनेस अगेंस्ट मुस्ताफा अली, जो कि फाइनली हमें रॉ के ऊपर देखने को मिले विद अपोलो क्रूज एंड रिकोशे। और ये एक अच्छा टैग टीम मैच था और इसके बीच में हमें थोड़ा सा टीजर मिला था रेट्रीब्यूशन का कि लाइट्स इधर उधर फ्लिकर होकर बंद हो गई, रेट्रीब्यूशन के लोगो बने आ गए पूरे थंडरडोम की स्क्रीन के ऊपर, और एक्चुअली में हमें उनका कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिला, तो सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह था। उसके बाद नॉर्मली मैच कंटिन्यू होता है और यहाँ पे अली अपनी टीम के लिए सरप्राइजिंगली विक्ट्री ले चुके हैं। तो ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन ये अच्छा मैच था और यहाँ पे बेबी फेस टीम की विक्ट्री हो गई। इसके बाद होता है गाइस मेन इवेंट इस शो का, जो कि था फॉर द WWE चैंपियनशिप। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और पहले तो जिगलर आ जाते हैं और वो कहते हैं ऑब्वियसली मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैंने पहले ही चैलेंज करा हुआ है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ये एक सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं द रिटर्निंग रॉबर्ट रूड को, और रॉबर्ट रूड गाइस आ चुके हैं यहाँ पे और उन्होंने चैलेंज कर दिया ड्रू मैकिंटायर को। और यहाँ पे कौन जीतेगा ये मैच? क्या आपको लग रहा था कि रूड यहाँ पे चैंपियन बन जाएंगे? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला और ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा के इस मैच को जीत गए। वो सेलिब्रेट करते हैं और फिर हम स्विच करते हैं बैक स्टेज, जहां पे एक्चुअली में चारों लेजेंड शॉन माइकल्स, रिक फ्लेयर, बिग शो, क्रिश्चियन बैठ के ताश खेल रहे हैं, आराम से सट्टे लग रहे हैं और लेजेंड्स लॉकर रूम में बैठे हुए हैं। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे आते हैं बिल्कुल स्टूवर्ड्स के कपड़ों में, मतलब सफाई करने वाले के अटायर में आ जाते हैं, स्टील चेयर निकालते हैं, नाइट विजन गॉगल्स उन्होंने पहन रखे हैं और वो अंदर घुसते हैं लॉकर रूम में, लाइट बंद करते हैं और पट 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 आवाज पे आवाज, आवाज पे आवाज, चेयर शॉट पे चेयर शॉट बजा दिया चारों लेजेंड्स में। और उसके बाद गाइस लाइट जब ऑन होती है तो पूरा रूम बिखरा हुआ है, सारे लेजेंड्स नीचे गिरे हुए हैं और रैंडी ऑर्टन वापस वहां से भाग जाते हैं। जब तक सिक्योरिटी आती है रैंडी ऑर्टन वहां से रफा दफा हो चुके होते हैं। तो ये चीज काफी एक्साइटिंग थी, इंटरेस्टिंग थी कि आखिर ऑर्टन ने ये कैसे करा, मतलब देख के बिल्कुल मजा आ गया। और ऑर्टन जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैकिंटायर को फाइनली हरा देंगे हेल इन अ सेल में। मतलब इतनी बारी जब भी ऑर्टन का मैच होता है मैकिंटायर के साथ हम कहते हैं भाई ऑर्टन को जीतना चाहिए, टाइटल जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, पर ही नेवर विंस इट। और फाइनली मुझे लगता है कि वो हेल इन अ सेल मैच के अंदर वो चीज कर सकते हैं और अगर तब भी नहीं करी तो फिर तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का पत्ता कट हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। ओवरऑल एक डिसेंट शो था, कुछ चीजें काफी अच्छी हमें शो पे देखने को मिली और कुछ बिल्कुल एवरेज थी। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मस्त शो था, लेकिन एक्चुअली एक डिसेंट शो था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।